आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे शोहर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। पहले तो मुझे लगा शायद वॉशरूम में हूँ, मगर जब 10-15 मिनट गुजर गए और वो वापस ना आए तो मैं उठी इधर उधर देखने लगी। जमील को कहीं ना पाकर मैं तेजी से बाहर की जानब चल पड़ी। अभी मैंने हवेली के सहन में कदम ही रखा था कि घर के बैरूनी दरवाजे से मुझे जमील आता हुआ नजर आया। रात के इस वक्त उन्हें बाहर से आता देखकर मुझे बहुत तौज्जुब हुआ। जमील पहले मुझे देखकर घबरा गए, मगर चंद ही लम्हों में उन्होंने खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और बोली, इस वक्त आप कहाँ गए थे? तब जमील बोले, कहीं नहीं, बस मुझे घबराहट हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर थोड़ा हवाखोरी कर आऊं। उनकी बात पर मुझे यकीन आ गया, क्योंकि अभी शादी को भी मुश्किल एक हफ्ता ही हुआ था, इसलिए शक करने की कोई वजह नहीं बनती थी। यह नींद की बहुत हल्की थी, बचपन से ही ऐसी थी। रात के वक्त जरा सी आवाज पर मेरी आंख खुल जाती थी। अगली रात फिर अचानक मेरी आंख खुली तो अस्सी मामूल जमील कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं जल्दी से उठी और सेन के गेट की जाना बढ़ी। अभी मुझे गेट से बाहर निकले चंद मिनट ही हुए थे कि सामने से जमील आता हुआ नजर आ गया, जो हवेली के पिछले हिस्से की तरफ से आ रहा था। रात बहुत खामोश थी, हर तरफ गहरा अंधेरा था, इसलिए डर के मारे मैं खामोशी से वापस आ गई और बिस्तर पर लेटकर सोचती रही कि आखिर मामला क्या है। थोड़ी देर बाद जमील वापस आ गए, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और खामोशी से सो गई। मगर उस दिन के बाद से मेरा जहन अजीब सी उलझन का शिकार था। मुझे जमील से पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी और मैं किसी सूरत उन पर शक नहीं करना चाहती थी। अगले दिन मैंने घर की मुलाजमाओं से पूछा कि घर के पिछले हिस्से में कौन रहता है। मेरी बात सुनकर मुलाजमाओं ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, बीबी जी, आज तो आपने ये बात कर ली है, मगर खुदा के लिए दोबारा मत कीजिएगा। साहब जी ने सख्ती से इस घर के बारे में बात करने से मना किया हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस घर में क्या है और कौन रहता है, इसलिए आप भी दोबारा इस घर के बारे में कोई सवाल मत कीजिएगा। अगर साहब जी को पता चल गया कि मैंने आपसे इस बारे में कोई बात की है तो वो उसी वक्त मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये कहकर वो खौफजदा नज़रों के साथ वहाँ से चली गई। मैं काफ़ी देर तक उनके रवैये पर हैरान वहीं खड़ी सोचती रही। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची कि शाम को जब जमील आएंगे तो उनसे खुद ही हकीकत मालूम करूंगी। मैं जानती थी वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। रात को जमील के आते ही मैंने मौका पाकर उनसे पूछा, कल मैंने आपको हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाते हुए देखा था, आप वहाँ पर क्यों गए थे? मेरी ये बात सुनते ही जमील ने हैरत से मेरी तरफ देखा और अगले ही लम्हे मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्होंने मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर कहा, तुम मेरी जासूसी करती रहती हो, आज तो तुमने ये हिम्मत कर ली है। अगर आइंदा तुमने इस तरफ जाने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और उनका लहजा इतना सख्त था कि मैं एकदम पीछे हट गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स इतने बड़े घर का चश्मो चिराग और लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला इस कदर गैर मुहज़्ज़ब हो सकता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें मैंने खामोशी से छुपा लिया। मैं उनके इस रवैये पर खामोश हो गई, मगर दिल में एक फैसला कर लिया था जिसे मैंने हर हाल में पूरा करना चाहती थी। वो रात खामोशी से गुजर गई। मुझे अगली शाम का इंतज़ार था, मगर उस रात गैर मुतवक्के तौर पर जमील कहीं नहीं गए। उसके बाद भी तकरीबन पूरा हफ्ता वो कमरे से बाहर नहीं निकले, मगर जमील का रवैया मेरे साथ बदला बदला सा था। अब मेरा तजस्सुस भी कम होने लगा था। मैंने सोच लिया कि अगर ये मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मुझे बार बार सवाल नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अपना ही घर बर्बाद कर बैठूं। मगर ठीक एक हफ्ते बाद आधी रात को अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हो। मैंने फौरन आंख खोली तो जमील कमरे से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने फौरन आंखें बंद कर ली और सोने का ड्रामा करने लगी। मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले मैं भी तेज़ी से उनके पीछे चल दी। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि आज मैं सब जान कर रहूंगी आखिर जमील मुझसे क्या छुपा रहे हैं। उनके पीछे चल पड़ी। जमील बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ते मैं किसी न किसी चीज़ की ओट में छुप जाती। हवेली बहुत बड़ी थी और इसलिए मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था। जमील हवेली से बाहर निकल चुके थे। रात ठंडी और यख बसता थी और धुंध इस कदर ज़्यादा थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, इसलिए मैं थोड़ा फासला रखकर दबे कदमों उनके पीछे चलती रही। जमील को अंदाज़ा नहीं था कि उनका पीछा कर रही हूँ। वो एक अलग इमारत में दाखिल हो गए। मैं भी तेज़ी से अंदर पहुँच गई। उन्होंने एक दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। खुशकिस्मती से दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया।
या बरामदे की दीवार की ओट में छुपकर अंदर का मंजर आसानी से देख सकती थी। अंदर जाते ही जमील ने कमरे की रोशनी जला दी, मगर उसके बाद जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहाँ एक खूबसूरत लड़की बेड पर बैठी थी और मेरा शोहर जमील उसकी गोद में सर रखे उससे बातें कर रहा था। मेरे लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शोहर मेरे होते हुए ऐसी हरकतों में मुलव्वस होगा। मेरे ऊपर जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा शोहर रात को चुपके से उठकर किसी गैर लड़की के पास जा बैठे। मैं अपने आंसू पोंछती हुई तेजी से वहां से मुड़ी और कमरे में पहुंचते ही अपना सामान निकाल कर बैग में डालने लगी। अभी मैंने कुछ कपड़े ही निकाले थे कि अचानक जमील कमरे में दाखिल हुआ। मुझे इस कदर गुस्से में देखकर हैरान हुआ और बोला, जी तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? उसके ये अल्फाज मेरे कानों में जहर बनकर घुल रहे थे। मैं फौरन उसकी जानब मुड़ी और चीखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकती। तुम एक बेवफा शख्स हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझसे रोते हुए मोहब्बत का ड्रामा मत करो और खुद दूसरी औरतों की गोद में सर रख कर बैठते हो। मेरे जय कहते ही उसने एक जनाटेदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत ऐसी थी कि मैं बेमुश्किल खुद को संभाल सके, मगर थप्पड़ मारने के बाद भी जमील का गुस्सा कम ना हो। बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करते हो? तुम अगर इस औरत की हकीकत जान लोगी तो खुद से नफरत करने लगोगी और आज जो कुछ तुमने कहा है इस पर शदीद शर्मिंदगी महसूस करोगी। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गई। अगले ही लम्हे जमील जमीन पर बैठ गया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। उसकी हालत देखकर मैं भी जमीन पर बैठ गई। मैंने उसके हाथ थाम लिए और पूछा, जमील मुझे बताते क्यों नहीं, वो लड़की कौन है, उससे आपका क्या रिश्ता है? तब वो रोते रोते लम्हा भर क्यों रुका और फिर आह भर कर बोला, ये इन दिनों की बात है जब मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद पहली बार लंदन से वापस आया था। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा मेरी नज़र 5 खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी। वो पांचों एक से बढ़कर एक हसीन थी। मैं खाने की मेज़ पर अम्मी से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा ये हमारी काम वाली हलीमा मासी की बेटियां हैं, तुम्हारी बहनों की तरह है। मगर अम्मी की ये बात सुनकर मेरे दिल में शैतानी ख्यालात ने जन्म लिया। क्यों मैं बाहर की दुनिया देखकर आया था और मुझे ये सब गलत महसूस नहीं हुआ। वो लड़कियां हर वक्त मेरे खिदमत करने को तैयार रहती थीं। मैंने उनकी मौसूमियत का फ़ायदा उठाया और एक एक करके इन पांचों को अपने जाल में फंसा लिया। मैं मुख्तलिफ वक्तों में उनसे मिलता या किसी को शक ना हो। उनमें से सबसे छोटी सिर्फ 14 साल की थी और मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ लगती थी। वो सब इंतहाई मासूम थी, इसलिए आसानी से मेरे बहकावे में आ गई। हलीमा मासी यही समझती रही कि मैं उनके लिए भाई जैसा हूँ, मगर मैं उनकी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करता रहा। मेरा बुरा वक्त उस दिन शुरू हुआ जब उनकी सबसे छोटी बेटी मेरे कमरे में आई और बोली, साहब जी मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, मगर मैं फौरन अनजान बन गया। मैंने कहा, जी तुम क्या कह रही हो? वो मेरे कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे कबूल कर लें वरना मैं कहीं के नहीं रहूंगी। आप जानते हैं ये आपका बच्चा है। मगर मैंने उसकी कोई बात ना सुनी और उसे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया, हालांकि मैं जानता था कि बच्चा मेरा ही है। अगली सुबह हलीमा मासी मेरी माँ के पास आई और सब कुछ बता दिया। वो बहुत रोई, मगर मेरी माँ ने इन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और कहा कि वो मालकन के बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इसी शाम खबर मिली कि उनके सबसे छोटी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। तब भी मुझे उस पर रहम नहीं आया। मेरी माँ ने हलीमा मासी को कुछ पैसे दिए और कहा कि वो अपनी बाकी बेटियों को लेकर किसी दूसरे शहर चली जाए। फिर वो हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। मेरे दिल में नदामत तो थी, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि अगर मैं सच बोलता तो खानदान की इज्जत खाक में मिल जाती। इसके बाद जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। मगर फिर एक दिन मेरी बहन फरदौस के साथ वही हुआ जिसका दर्द मैं किसी और के लिए छोड़ आया था। एक रोज़ फरदौस ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उसे कॉलेज में एक प्रैक्टिकल की वजह से देर हो जाएगी और मुझे शाम 4 बजे लेने आना होगा। मैं दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो गया और वक्त का एहसास न रहा। रात के 9 बज गए तो अम्मी का फ़ोन आया कि फरदौस अभी तक घर वापस नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद है। उसी लम्हे मुझे याद आया कि मुझे उसे लेने जाना था। मैं फ़ौरन गाड़ी लेकर कॉलेज पहुंचा, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, हर तरफ तलाश किया। फिर मेरी नज़र कॉलेज के
वाश रूम पर पड़ी। मैं दौड़ा हुआ वहाँ पहुँचा और जैसे ही एक दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने जो मंजर था उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरी बहन ऐसी हालत में थी जिसे देखकर भाई अल्फाज बयान नहीं कर सकता। मैंने फौरन अपने कंधों से चादर उतारी और उस पर डाल दी। मेरे हाथ खौफ से कांप रहे थे। पहली बार मुझे गुनाहों का बोझ महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैंने जिन मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की थी आज कुदरत ने मुझे नए जख्मों का एहसास दिलाया। मैंने फिरदौस को उठाया और गाड़ी में लटा दिया। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया आप कहाँ रह गए थे, मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने आपका इंतजार किया, आप कहाँ रह गए थे? भैया नीम गनूदगी में बस इतना ही कह पाई थी, मगर फिर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैंने फौरन गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ा दी क्योंकि मैं उसे जिंदगी से हारते हुए नहीं देख सकता था। इधर पूरे खानदान को मालूम हो चुका था कि फिरदौस पूरी रात घर से गायब रही है, मगर हम किसी को असल हकीकत नहीं बता सके थे। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद जो रिपोर्ट दी उसे देखकर मेरी आंखें फटी की रह गई। मेरी बहन के साथ इंतहाई दरिंदगी की गई थी। पुलिस भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। फिरदौस का बयान लिया और तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि कॉलेज के चौकीदार और उसके 4 साथियों ने मिलकर उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था। ये ऐसा राज था जिसे हमने पूरे खानदान और इलाके से छुपा लिया था। वो तमाम लोग पुलिस की हिरासत में थे, मगर उस दिन के बाद मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी क्योंकि असल मुजरम मैं खुद था। अगर मैं वक्त पर अपनी बहन को लेने पहुंच जाता तो शायद ये सब कभी ना होता। अपनी बहन को सबसे बड़ा मुजरम मैं खुद समझता था। मैं अंदर से मुकम्मल टूट चुका था। रसवाई से बचने के लिए पूरे खानदान ने यही मशहूर कर दिया कि फिरदौस एक हादसे में इंतकाल कर गई है। हमने उसका एक अलामती जनाजा भी पढ़ा दिया। किसी को मालूम नहीं था कि फिरदौस जिंदा है, जबकि हकीकत ये थी कि वो जीते जी मर चुकी थी। 3 दिन बाद उसे होश आया, मगर डॉक्टर ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने हमारी बाकी उम्मीदें भी तोड़ दी। डॉक्टर ने बताया कि फिरदौस कभी अपने पाँव पर चल नहीं सकेगी। वो पूरा 1 महीना अस्पताल में रही और उसी 1 महीने के दौरान मैंने अपने वालिदैन को भी खो दिया। वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी बहन भी दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ना आ सकी। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे हर वक्त हलीमा मासी उनकी बेटियों का ख्याल आता रहता था। मुझे महसूस होता था कि ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मेरी बहन भुगत रही है। मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा, मगर शायद मेरा जुर्म बहुत बड़ा था। मैंने फिरदौस को घर लाकर सबसे छुपा लिया। किसी को नहीं बताया कि वो जिंदा है। मैं हर रात उसके पास जाता, उससे बातें करता, उसके कदमों में बैठकर मुआफ़ियाँ मांगता, मगर वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं चाहता था वो मुझसे बात करे, मुझसे लड़े झगड़े, अपनी छोटी छोटी फरमाइशें करे, मगर उसकी हर ख्वाहिश जैसे मर चुकी थी। वो दिन में कुछ आराम करती, मगर पूरी रात जागती हुई गुजार देती थी। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खामोश और बेरंग हो चुकी थी। मैं हर रात दर्द के साथ जीता था, मगर फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे साथ ने मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने का हौसला दिया, मगर आज तुमने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। जमील की पूरी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहे। मैं शदीद हैरत और दुख में मुब्तला हो गई थी। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे खुशियाँ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम इसे तन्हाई में कैद में न रखें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ ले आऊँगी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट वापस लाऊंगी। मेरी बात सुनकर जमील ने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी मुमकिन है। चंद दिन बाद मैं दिन रात फिरदौस की खिदमत में लग गई। इब्तदा में मैंने खुद को उसको भाभी के तौर पर मुतारफ़ करवाया। वो मुझसे बहुत कम बात करती थी, ज़्यादातर खामोश रहती या अपने पाँव की तरफ देखती रहती थी। मैंने उसके लिए एक खतून फिजियोथेरापिस्ट का इंतज़ाम भी किया जो रोज़ाना आकर उसकी वर्जिश करवाती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। फिर एक दिन फिरदौस पहली बार मुस्कुराई। उस दिन जमील को खुशी दीदनी थी। उसके बाद हमने अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी। आखिरकार न सिर्फ फिरदौस दोबारा चलने लगी बल्कि नॉर्मल अंदाज में बातें भी करने लगी। अब वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। जब ख़ानदान वालों को असल हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने बहुत सी बातें की, मगर हमने किसी की परवाह नहीं की। मैं और जमील मिलकर फिरदौस के लिए एक अच्छे घराने का रिश्ता लेकर आए और उसकी शादी करवा दी। गरचे वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, उस बात का उसे बहुत दुख था, मगर अल्लाह ताला ने मेरी गोद में एक बेटे की नेमत डाल दी। मैं बहुत खुश थी, मगर जमील से मशवरा करने के बाद मैंने अपने पहला बेटा फिरदौस को दे दिया। मुझे खुशी भी थी
اور دکھ بھی، کیونکہ مجھے اپنے پہلے بیٹے سے بے حد محبت تھی، مگر فردوس کی خوشی میرے لیے زیادہ اہم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچوں سے نوازا۔ وقت گزرتا گیا، آج برسوں بعد ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ فردوس اپنے گھر میں خوش ہے، اور میں اور جمیل بھی ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈیئر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔